आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ इंट्रोडक्शन स्टडी कर लेते हैं कि आपका जो सेल डिवीजन है ये आपका नेसेसरी क्यों है, क्यों आपकी सभी जो सेल्स है वो आपकी डिवाइड करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी भी एनिमल्स की बात करें, किसी सेल्स की बात करें, तो जो सेल्स है वो क्या करती है, आपकी ग्रोथ शो करती है और एज वेल एज क्या करती है, आपका रिप्रोडक्शन शो करती है। और ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है ये आपके क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सेल्स के। और इंडिड ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है उसमें जो सभी सेल्स होते हैं उनको नेसेसरी होती है कि वो आपकी ग्रोथ करे और आपका रिप्रोडक्शन करे। जैसे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, सेल के साइज में इंक्रीज होना, नंबर में इंक्रीज होना और मास में इंक्रीज होना क्या कहलाता है, आपका ग्रोथ कहलाता है। तो जब कोई भी सेल्स है जब ग्रो करती है तो उसको ग्रो होने के कारण उसका जो साइटोप्लाज्मिक और उसका जो सरफेस जो एरिया है उसका जो रेशो आपका चेंज हो जाने के कारण जो न्यूक्लियस है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। दैट्स वाई जो सेल्स है वो क्या करते हैं, आपकी डिवीजन शो करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, चाहे आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जिसमें आपके गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, तो बोथ प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आपका सेल डिवीजन नेसेसरी होता है। अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी दैट मीन्स जो आपकी ग्रोथ करनी होगी और जो आपके एनिमल्स है वो अपनी प्रोजेनी को, अपने डिसेंडेंट को, जनरेशंस को आपका क्या नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई सेल डिवीजन जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, आपका नेसेसरी प्रोसेस होता है फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एज वेल एज जनरेशन ऑफ लाइफ। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, आपका सेल डिवीजन जो प्रोसेस है वो क्या होता है, आपका नेसेसरी होता है। तो आपकी जो ओल सेल्स है जो रिप्रोड्यूस करती है और रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या करती है, आपकी डिवाइड होती है इनटू दो सेल्स के अंदर क्या होता है, आपकी डिवाइड होती है। जैसे अगर हम बात करें आपकी एक सेल्स है, अब ये जो सेल्स है इसके अंदर क्या होगा, आपका डिविजन होगा। तो आफ्टर द डिविजन ये जो सिंगल सेल्स है आपकी डिवाइड होगी टू सेल्स के अंदर डिवाइड होगी। तो किसी भी सेल्स की बात करें, ऑल सेल्स की बात करें, तो ऑल सेल्स जब आपकी डिवाइड करती है तो आपकी दो सेल्स के अंदर क्या होती है, आपकी डिवाइड होती है। ठीक है, इसके अलावा when each parental cell gives rise to two daughter cells, आपकी पेरेंट जो सेल्स, आपकी पेरेंट जो सेल्स है जब ये आपकी डिवाइड करती है तो क्या मिलती है हमें, टू डॉटर सेल्स मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है हमें, टू डॉटर सेल्स मिलती है। अब ये जो डॉटर सेल्स है, अब आफ्टर दी डिवाइडिंग ये डॉटर जो सेल्स है, न्यूली फॉर्म्ड जो डॉटर सेल्स है ये क्या करेगी, अपने आप को कैन देमसेल्फ ग्रो, अपने आप को ग्रो करेगी और क्या करेगी, आपका डिवीजन शो करेगी। अब ये डॉटर सेल्स अपने साइज को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे मैं इसका थोड़ा साइज और इनलार्ज कर दूं तो आफ्टर दी अटेनिंग ग्रोथ अब ये जो सेल्स है, ये जो डॉटर सेल्स है फिर से क्या करेगी, आपका डिवीजन शो करेगी और आफ्टर डी डिवीजन फिर से क्या होगी, आपकी टू डॉटर सेल्स की क्या होगी, आपकी फॉर्मेशन होगी। तो इन डॉटर सेल्स को हम क्या बोलेंगे, आपका प्रोजेनी ऑफ सिंगल पेरेंट। आपका एक सिंगल पेरेंट है, इस सिंगल पेरेंट की क्या है, ये आपकी प्रोजेनी है। प्रोजेनी को हम ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, इसको हम डिसेंडेंट भी बोलते हैं। तो एक सिंगल पेरेंट के अंदर डिवीजन हुआ, फर्स्ट डिवीजन हुआ, टू डॉटर सेल्स हुई। अब ये डॉटर सेल्स क्या करेगी, आपके ग्रोथ शो करेगी, देन इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा। अब इसकी जो डॉटर सेल्स है ये फिर से आपकी क्या करेगी, ग्रो करेगी, देन फिर इनके अंदर क्या होगा, आपका डिवीजन होगा। तब भी कभी भी डिवीजन होता है तो हमें क्या मिलती है, टू डॉटर सेल्स क्या होते हैं, आपकी फॉर्म होते हैं। और इन डॉटर सेल्स इन सबका डिवीजन एक सिंगल सेल से हुआ है, तो इस सिंगल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, आपका पेरेंट बोलते हैं। और इसके अलावा जितनी भी जो सेल्स फॉर्म हुई है इस पेरेंट सेल्स से उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनी ऑफ सिंगल पेरेंट। एक सिंगल पेरेंट की क्या है, आपकी प्रोजेनी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, इन अदर वर्ड्स जो आपकी साइकिल्स ऑफ ग्रोथ है, डिविजन्स है, अलो ए सिंगल सेल टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कंसिस्ट मिलियन ऑफ दी सेल्स। जैसे कि हमने बात करी आपके जो एनिमल्स है, मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स है उनका जो ओरिजिन है वो कहां से होता है, एक सिंगल सेल से क्या होता है, आपका ओरिजिन होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स का भी ओरिजिन किससे हुआ है, एक सिंगल सेल से ओरिजिन हुआ है। और कौन सी सेल से ओरिजिन हुआ है, दैट इज जाइगोट से डिवीजन होता है। तो जाइगोट कैसा होता है, आपका डिप्लॉइड होता है, बट कैसा होता है, आपका सिंगल सेलुलर होता है। सिंगल सेलुलर जाइगोट के अंदर क्या होंगे, आपके
डिफरेंट माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। तो एनिमल्स के अंदर जो सेल डिविजन्स होता है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर इन रिप्लेस ऑफ माइटोसिस हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्लीवेज वर्ड यूज करते हैं। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें, किसी भी एनिमल की जब डेवलपमेंट होती है तो उस टाइम माइटोसिस के रिप्लेस में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, आपका क्लीवेज वर्ड यूज करते हैं। तो इस जाइगोट में क्या होंगे, आपके मल्टीपल क्लीवेज अकर्स होंगे, जिसके कारण सिंगल सेलुलर जो आपका जाइगोट है वो क्या करेगा, आपके मल्टी सेलुलर आपके एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, आपका चेंज होता है। तो आपके जो एनिमल्स है, मल्टीसेलुलर जो एनिमल्स है, इवन सभी जो एनिमल्स है उनका जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है, एक सिंगल सेल से हुआ है। तो इन सिंगल सेल्स को मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर चेंज होने के अंदर, मल्टी सेलुलर कंडीशन के अंदर चेंज होने के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी, सेल डिविजन की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई सेल डिवीजन जो प्रोसेस है वो क्या होता है, आपका नेसेसरी होता है। इसलिए हम सेल डिवीजन के प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जो सेल डिवीजन है ये दो वे से अकर्स होता है। दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक है आपका माइटोसिस सेल डिवीजन और एक होता है आपका मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस जो डिवीजन होता है इसमें क्या होता है, आपकी आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म होती है। इसके अलावा माइटोसिस जो डिवीजन है इसको हम इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं, बिकॉज इसके अंदर क्या होते हैं, जो आपके जो क्रोमोजोम्स नंबर है वो आपके रिमेन सेम रहते हैं पेरेंट के अंदर, और डॉटर सेल्स के अंदर जो क्रोमोजोम नंबर है वो क्या होता है, आपके रिमेन सेम। दैट्स व्हाई इस टाइप ऑफ सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मियोसिस की बात करें, इन मियोसिस की बात करें तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, आपका रिडक्शनल डिवीजन, ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिडक्शनल का मतलब होता है रिडक्स, रिड्यूस होना। तो मियोसिस डिवीजन के अंदर क्या होता है, आपके जो क्रोमोजोम्स नंबर है वो क्या हो जाते हैं, आपके रिमेन हाफ। ठीक है, आपके जैसे मान लो पेरेंट के अंदर क्या है, आपकी जो कंडीशंस है वो क्या आपकी 2n कंडीशंस है, तो आपकी जो डॉटर जो सेल्स होगी उसके अंदर जो क्रोमोजोम के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, आपके n होंगे। तो आपके जो नंबर है वो क्या हो जाते हैं, आपके रिड्यूस हो जाते हैं, आपके हाफ हो जाते हैं मियोसिस डिवीजन के अंदर। दैट्स व्हाई मियोसिस डिवीजन्स को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन्स बोलते हैं, और माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन्स। क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन की बोलते हैं इसमें जो पेरेंट के अंदर जो क्रोमोजोम, मान लो आपकी डिप्लॉइड कंडीशंस है, तो आपके जो डॉटर जो सेल्स होती है उनके अंदर भी जो क्रोमोजोम्स नंबर है वो क्या होंगे, आपकी रिमेन सेम रहेंगे। अगर पेरेंट की अगर हम बात करें, मान लो आपकी हैप्लॉइड है, तो आपकी जो डॉटर सेल्स है वो भी क्या होगी, आपकी हैप्लॉइड होगी। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ डिवीजन्स को हम क्या बोलते हैं, आपका इक्वेशनल डिवीजन्स बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स जो नंबर है वो क्या होते हैं, आपके रिमेन सेम रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपके माइटोसिस की बात करें, फर्स्ट हम माइटोसिस को स्टडी करते हैं। तो जो टर्म माइटोसिस है वाज प्रपोज बाय, जो माइटोसिस जो टर्म है उसको प्रपोज किया था फ्लेमिंग साइटिस ने। इसके अलावा माइटोसिस जो प्रोसेस होता है इसके कारण जो आपकी सेल्स जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, आपकी जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म होती है। ठीक है, तो माइटोसिस जिस भी सेल्स के अंदर अकर्स होगा तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, आपका रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, दैट विच आर सिमिलर टू मदर सेल्स। आपकी जो मदर सेल्स है, पेरेंट जो सेल्स है उससे क्या होता है, आपका सिमिलर क्या होता है, आपकी सेल्स फॉर्म होती है, आपकी जेनेटिकली भी और आपकी मोर्फोलॉजिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके काज ऑफ माइटोसिस की, कौन कौन से रीजंस है जिनके कारण क्या होता है, आपका माइटोसिस होता है, सेल आपकी डिवाइड करती है। तो दो थ्योरी है इसके अंदर, फर्स्ट है आपकी कर्ण प्लाज्म थ्योरी और सेकंड है आपकी सरफेस वॉल्यूम रेशियो। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आपकी कर्ण प्लाज्म थ्योरी। तो कर्ण प्लाज्म जो थ्योरी है इसको प्रपोज किया था साइंटिस्ट हर्टविग ने, प्रपोज कर्ण प्लाज्म थ्योरी। अकॉर्डिंग टू कर्ण प्लाज्म थ्योरी की बात करें तो आपका जो माइटोसिस है वो आपका अकर्स होता है ड्यू टू डिस्टरबेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। आपके जो केआई जो इंडेक्स है उसके अंदर डिस्टरबेंस होने के कारण क्या होता है, आपका माइटोसिस जो डिवीजन है वो क्या होता है, आपका अकर होता है। और इस कैरियोप्लाज्मिक डिवीजन को, इंडेक्स को हम ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप मैंने पहले ही बताया था कैरियो जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, आपके या तो न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है या फिर आपके यूज किया जाता है क्रोमोसोम्स के लिए। तो यहाँ पे जो कैरियो वर्ड है वो आपका रिलेटेड टू न्यूक्लियो, तो आपके कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बोले या फिर आपके न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो बोले, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सेम नाम से जानते हैं।
तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज के आई इंडेक्स। के आई इंडेक्स होता क्या है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता क्या है। तो के आई इंडेक्स इजिकल टू वी एन डिवाइडेड बाई वी सी माइनस में वी एन, वेयर वी एन रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो वी एन है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, वाइल वीसी रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल की जो वॉल्यूम है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपको पता है कि आपकी ये सेल्स है, इस सेल्स में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस को छोड़ के सेल का जो रेस्ट जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो अगर हम साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम निकालना है, तो अगर हम सेल में से न्यूक्लियस की वॉल्यूम को क्या कर दे, माइनस कर दे, तो हमें क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम क्या होगी, हमें ऑब्टेन होगी। तो अगर हम बात करें आपके वीसी माइनस वी एन, वीसी माइनस में वी एन, तो क्या होगी आपकी वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं वीसी माइनस में वी एन। तो के आई जो इंडेक्स है वो क्या होगा, के आई इजकल टू वी एन, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई वीसी माइनस में वी एन, वीसी बाई डिवाइडेड बाई वी एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो क्या इंडेक्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, के आई इंडेक्स बोलते हैं। तो इस के आई इंडेक्स की बात करें तो इसमें ऑल्सो नोन एज, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इसको हम एन बाई सी रेशो के नाम से भी जानते हैं, वेयर एन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका न्यूक्लियर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियस की वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइल सी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके साइटोसोल की वॉल्यूम को क्या करता है, आपके सॉरी साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम को क्या करता है, आपका रिप्रेजेंट करता है। तो इस एन और सी रेशो के अंदर चेंज होने के कारण, इसके रेशो के अंदर जो चेंज होता है, इसके अंदर जो डिस्टर्बेंस होता है वो क्या काज करता है, आपका सेल डिविजन्स क्या करता है, काज करता है, माइटोसिस डिविजन्स क्या करता है, आपका काज करता है। जैसे अगर हम बात करें, आपकी एक सेल है, आपकी स्मॉल सेल्स है, तो स्मॉल सेल्स के अंदर जो आपका के आई इंडेक्स होता है वो कैसा होता है, आपका हाई होता है। दे हैव लेस साइटोप्लाज्म, उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, आपका कम होता है, और न्यूक्लियर जो रेशो होता है, न्यूक्लियर जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। वाइल अगर हम बात करें, जैसे जैसे आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो आपका एफिशिएंटली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द साइटोप्लाज्म इन द स्मॉल सेल्स, इस वजह से स्मॉल सेल्स के अंदर जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है वो आपका एफिशिएंटली क्या करता है, कंट्रोल करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। बट अगर हम बात करें लार्ज सेल्स की बात करें, ठीक है, तो लार्ज सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस फेल्स टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म, वो आपके साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, बिकॉज it attains the control of nucleus on the metabolism, a large cell divided into two cells। जैसे अगर हम बात करें, एक फर्स्ट सेल्स है, आपको डायग्राम से ऐसे बात करो, आपकी एक सिंगल सेल्स है, तो इसमें आपकी स्मॉल सेल्स है, तो आपका ये जो न्यूक्लियस है आपका लार्ज साइज का, तो स्मॉल सेल होने के कारण ये कंप्लीट जो आपकी रिएक्शन है उसको क्या करता है, आपका एफिशिएंटली क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। बट सेल के साइज में इंक्रीज होने के कारण, दैट मींस साइटोप्लाज्म का रेशो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और न्यूक्लियर कंटेंट क्या आपका स्मॉल है, तो इसमें जो कंट्रोल है वो क्या हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है, जो आपकी एक्टिविटी है कंप्लीट वो क्या होती है, आपकी लॉस हो जाती है। दैट्स वाई अब ये जो सेल्स है, लार्ज जो सेल्स है, क्या करते हैं, आपकी डिवाइड कर देती है, और क्या होती है, आपकी टू डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो जाती है, आपकी डिवाइड होती है। अब आपका जो एन बाई सी रेशो है या फिर आपका के आई जो इंडेक्स है वो फिर से क्या हो जाता है, आपका हाई हो जाता है स्मॉल सेल्स के अंदर। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर जो प्लाज्म है वो क्या करता है, एफिशिएंटली क्या करेगा, इसकी जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है उसको क्या करेगा, आपका रेगुलेट कर लेगा एफिशिएंटली। तो इस थ्योरी से हमें ये पता लगता है, अगर एन बाई सी रेशो आपका क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, या फिर के आई इंडेक्स आपका क्या होता है, चेंज होता है, उसके कारण क्या होता है, सेल डिवाइड करना स्टार्ट होती है। सेकंड जो थ्योरी है दैट इज सरफेस वॉल्यूम रेशो, ठीक है, इसको हम एस वाई बी रेशो के नाम से जानते हैं। एस रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस को, एंड बी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो सरफेस एंड वॉल्यूम जो रेशो है ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए काज ऑफ सेल डिवीजन। आपका जो सरफेस वॉल्यूम जो रेशो है इसको भी कंसीडर किया जाता है कि ये क्या काज करता है, आपके सेल डिवीजन को काज करता है। जैसे अगर हम बात करें, व्हेन ए सेल ग्रो, अगर एक सेल्स ग्रो करती है, साइज को ग्रो करती है, वॉल्यूम्स उसकी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, तो आपका मोर देन दी सरफेस, मान लो आपका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो आपका सरफेस एरिया क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रही है आपकी चेंज हो रही है। सो स्टेज विल रीच व्हेन द सरफेस एरिया बिकम इनसफिशिएंट टू ड्रा द मटेरियल। आपका जो मटेरियल है उसको ड्रा नहीं कर पाता। एट ए सच क्रिटिकल स्टेज डिवीजन ऑफ सेल स्टार्टेड। उस टाइम क्या होता है, उस क्रिटिकल स्टेज के अंदर जो सेल्स है क्या करते हैं, डिवीजन करना क्या करते हैं, आपका स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें आपका, ये आपका सरफेस है, आउटर जो एरिया ये आपका सरफेस है, इसके इनर की आपकी वॉल्यूम है। अगर इसके अंदर क्या होगा, आपका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इस कंडीशंस के अंदर आपका जो सरफेस जो एरिया है वो आपके मटेरियल को क्या नहीं कर पाएगा, आपका रीच नहीं कर पाएगा, सभी मटेरियल तक रीच नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई अब ये जो सेल्स है वो क्या करेगी, आपका डिवाइड करेगी, और डिवाइड करके क्या करेगी, टू डॉटर सेल्स को क्या करेगी, आपकी फॉर्म करेगी। तो दो आपके काजिज है, दो रीजन है, जिसके कारण क्या आता है, आपकी सेल क्या करती है, आपकी माइटोसिस शो करती है। एक आपका कर्ण प्लाज्म थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग अगर KI इंडेक्स के अंदर आपका चेंजेस होता है तो आपका माइटोसिस अगर होता है। SV रेशो, जिसके अंदर आपका सरफेस अपॉन में वॉल्यूम जो रेशो है वो चेंज होने के कारण क्या होता है, सेल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस प्रोसेस। नाउ वी विल डिस्कस द सेल साइकिल। अब हम बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में। तो सेल जो साइकिल्स है, या फिर हम सेल डिविजन्स की बात करें तो सेल डिविजन्स क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और इस सेल डिवीजन के प्रोसेस के अंदर जब कोई भी सेल्स सेल डिवीजन के प्रोसेस के अंदर अंडरगो करती है तो वो सेल्स क्या करती है, आपका DNA को क्या करती है, आपका रेप्लिकेट करती है, सेल्स को क्या करती है, आपकी ग्रोथ करती है। तो ऑल जो आपके स्टेप है, DNA रेप्लिकेशन और सेल जो आपकी ग्रोथ है वो क्या होती है, आपकी अकर्स होती है ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। तो आपको पता है सेंट्रल डोग्मा, जब DNA से DNA की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रेप्लीकेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर आपका जो रेप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो क्या होता है, आपका अकर होता है। जब भी सेल डिवाइड करेगी तो उसके अंदर रेप्लीकेशन प्रोसेस जरूर होगा, और जो सेल्स है वो क्या करेगी, आपकी ग्रोथ शो करेगी। जब ग्रोथ शो करेगी तभी क्या होगा, उसके अंदर डिवीजन क्या होगा, आपका अकर होगा। तो किसी भी सेल्स के अंदर डिवीजन तब अकर होगा जब उसके अंदर क्या होंगे, आपके सेल डिवीजन, आपका DNA रेप्लीकेशन और आपका सेल ग्रोथ क्या होगा, आपका अकर। इसके अलावा जो आपका DNA का जो रेप्लिकेशन होता है और सेल की जो ग्रोथ होती है या आपकी टेक्स प्लेस होती है, इन्हें कोऑर्डिनेटेड, इनके अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन दैट मींस आपकी जब सेल्स डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर जो DNA का जो रेप्लिकेशन होता है वो आपका ओनली वंस टाइम होता है। तो सेल्स इंश्योर करती है, कोऑर्डिनेट करती है कि सेल्स क्या करे, जब डिवाइड करती है तो उसके अंदर DNA का जो रेप्लिकस है वो आपका ओनली वंस टाइम हो, एक ही टाइम क्या करे, आपकी रेप्लिकेशन हो, ना ही आपकी मोर देन वन रेप्लिकेट करे या फिर ना ही आपकी अनरेप्लिकेट करे। तो इसमें कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है जिसमें सेल्स क्या करती है, इंश्योर करती है कि जो DNA है सेल के इनसाइड वो आपका ओनली वंस टाइम क्या करे, आपका डिवाइड करे, नॉट मोर देन वन, और नो ही अनरेप्लिकेटेड है, ना ही लेस देन वन क्या करे, आपका रेप्लिकेट करे। तो इंश्योर करता है प्रोडक्ट के डिविजन्स को। अगर आपका सेल डिविजन्स अकर है, सेल ग्रोथ अकर है, तो आपकी जो प्रोजेनी जो सेल्स है वो क्या होगी, आपकी फॉर्म होगी, और प्रोजेनी के अंदर क्या होगा, आपका इंटेक्ट जीनोम क्या होगा, आपका प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो आपका सेल डिविजन्स होता है तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स प्रेजेंट होते हैं जब ये सेल्स डुप्लीकेट करती है अपने जीनोम्स को। तो इसकी जो सिंथेसिस होती है कंस्टिट्यूशंस ऑफ द सेल्स के अंदर, जिसमें इवेंचुअली डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। तो इसके अंदर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है ड्यूरिंग दी सेल डिविजन्स उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो इवेंचुअली जो आपके सीक्वेंस है, जो इवेंट्स है, उनको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, आपका सेल साइकिल बोलते हैं। तो सेल डिवीजन के जो आपके इवेंट्स है उनको हम क्या बोलते हैं, आपका सेल साइकिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपका सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल जो है वो आपकी रन करते हैं। कोई भी सेल, मान लो आपकी ये सेल्स है, मान लो आपकी नर्व सेल्स है, ठीक है, या फिर आपकी मान लो आपकी RBC सेल्स है, या फिर आपकी मान लो मसल सेल्स है। तो ये जो सेल्स है डिवाइड कब करेगी, जब इनको क्या मिलेगा, बाहर से स्टिमुलेशंस मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ आपको पढ़ना है तो आपको कोई कहे तब आप वो काम करो, दैट मींस आपको स्टिमुलेशन चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए। तो सेम इसी तरह से आपकी जो सेल्स होती है वो सेल्स तब तक डिवाइड नहीं करती जब उसको एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं मिलता, आउटसाइड से कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलता। तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए सेल्स के इनसाइड क्या होती है, आपकी स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम साइक्लिन्स के नाम से जानते हैं, और आपकी
CDK के नाम से जानते हैं। CDK स्टैंड फॉर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के नाम से जानते हैं। तो आपकी जो साइक्लिन एंड CDK जो होते हैं, इनका स्पेशल जो प्रोटीन्स होते हैं क्या करते हैं, सेल साइकिल के जो प्रोसेस है उसको हम क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। और इन दोनों को कंबाइनली हम किस नाम से जानते हैं, MPF के नाम से जानते हैं। MPF स्टैंड फॉर मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आपके एम फेज प्रमोटिंग फैक्टर किस नाम से जानते हैं, एम फेज प्रमोटिंग फैक्टर, प्रमोटिंग फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। काफी जो सेल साइकिल है उसको रन करवाने के लिए हमें ग्रुप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें एमपीएफ की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। और इन एमपीएफ को, साइक्लिन और सीडीके को हम क्या बोलते हैं, आपका माइटोजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, माइटोजन बोलते हैं। माइटोजन का मीनिंग क्या होता है, आपके स्टिमुलेटर्स। तो इन सेल्स को डिवाइड होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्टिमुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है आपके। और ये जो स्टिमुलेशंस है आपके माइटोजन, आपके मैचुरेशन जो प्रमोटिंग फैक्टर्स है वो क्या करते हैं, सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं टू अंडरगो दी प्रोसेस ऑफ डिवीजन। कभी भी सेल्स अपने आप डिवीजन नहीं शो करती जब तक उनके माइटोजन नहीं मिलेंगे, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, तब तक सेल्स आपका डिवीजन शो नहीं करेगी। तो फर्स्ट टाइम जो सेल जो साइकिल है उसको स्टडी किया था आपके साइंटिस्ट नर्स और टी हंट एंड हर्टवेल ने 2001 के अंदर सैक्रोमाइसिस के अंदर। सैक्रोमाइसिस एक आपकी फंजी है, आपकी जीनस है, जिसके अंदर क्या होता है, आपकी डिफरेंट यीस्ट बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो सेल साइकिल है उसकी स्टडी की गई थी यीस्ट के इनसाइड, आपकी स्टडी की थी सैक्रोमाइसिस के अंदर। तो अगर हम बात करें, दो टर्म आपको याद रखनी है, दो फैक्ट आपको याद रखने हैं कि यूकैरियोटिक, एक टिपिकल जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर, जैसे अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें, अगर हम कल्चर करें ह्यूमन सेल्स को, तो ये ह्यूमन जो सेल्स है ये आपकी डिवाइड करती है अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स के अंदर। मान लो आपकी एक ह्यूमन सेल्स है, ये आपकी एवरी 24, जैसे 24 आवर्स होंगे आपके कल्चर के अंदर, ये क्या करेगी, आपकी डिवाइड होगी 2 डॉटर सेल्स के अंदर। अब ये जो डॉटर सेल्स है ये फिर आपके आफ्टर दी 24 आवर क्या करेगी, आपकी डिवाइड करेगी 2 डॉटर सेल्स के अंदर। तो एक जो डिविजन होता है, एक जो सेल डिविजन होता है वो अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट होता है 24 आवर्स के अंदर, क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है। वाइल अगर हम बात करें यीस्ट की बात करें, तो यीस्ट के अंदर जो सेल साइकिल्स है वो आपकी कंप्लीट होती है ओनली अबाउट 90 मिनट के अंदर। आपके 90 मिनट्स के अंदर ही क्या हो जाती है, जो सेल साइकिल है वो क्या हो जाती है, आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें 9 मिनट की जगह आपको हावर्ड भी याद रखते हैं। जैसे अगर हम हावर्ड की बात करें तो 1 आवर 30 मिनट के अंदर क्या हो जाती है, आपकी कंप्लीट हो जाती है। 1.5 आवर्स के अंदर यीस्ट जो सेल है वो क्या होती है, आपकी डिवाइड करते हैं। तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि आपकी जो सेल जो साइकिल्स है वो आपकी ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स, उसका जो टाइम है वो क्या करता है, आपका वेरी करता है। एज वेल एज इवन एक सिंगल इंडिविजुअल्स की बात करें तो एक सिंगल इंडिविजुअल्स के अंदर आपकी डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट जो सेल टाइप है वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइम में क्या करते हैं, आपके क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 24 आवर में क्या कर रहे हैं, आपकी डिवीजन अकर हो रहा है। वाइल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, आपका 90 मिनट्स के अंदर। ये नहीं कि एक एनिमल्स के अंदर क्या हो रहा है 24 आवर्स में, तो सभी एनिमल्स के अंदर जो सेल है वो आपकी 24 आवर्स के अंदर डिवाइड होती है। तो आपका जो डिवीजन का जो टाइम है वो कैसा होता है, आपका स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करता है, आपका वेरी करता है। इवन सेल टू सेल जो टाइप होता है वहां पे भी क्या करता है, जो आपका डिवीजन का जो टाइम है वो क्या करता है, आपका वेरी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सेल साइकिल की बात करते हैं। तो जो सेल साइकिल का जो प्रोसेस है ये आपका इन्वॉल्व करता है 2 स्टेज के अंदर, क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो आपकी स्टेज होती है उसको हम इंटरफेज के नाम से जानते हैं, और सेकंड जो स्टेज होती है उसको हम डिवीजन फेज के नाम से जानते हैं, और डिवीजन फेज ऑल्सो नोन एज एम फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो राइट हैंड साइड में डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी का डायग्राम है, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है। एवरी ईयर इस डायग्राम से आपका एक क्वेश्चन आता है। इस डायग्राम को आपने, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लिया तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सभी को क्या करोगे, सोल्व कर सकोगे।
तो जैसे कि हमने बताया इसमें दो स्टेप के अंदर कंप्लीट, दो स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। फर्स्ट है आपका इंटरफेज और सेकंड है आपका एम फेज। तो इंटरफेज की बात करें तो आपका जो इंटरफेज है ये आपका फर्दर डिवाइड होता है आपके तीन फेज के अंदर। क्या होता है आपका डिवाइडेड होता है, जिसमें से फर्स्ट जो फेज है उसको हम बोलते हैं G1 फेज, सेकंड जो फेज है उसको हम बोलते हैं S फेज, और थर्ड जो फेज है उसको हम क्या बोलते हैं G2 फेज के नाम से जानते हैं। G1 जो फेज है इसको हम G का मतलब क्या होता है आपका गैप वन फेज, G1 फेज ऑल्सो नोन एज गैप वन फेज, या फिर इसको हम प्री रेप्लिकेटेड फेज के नाम से जानते हैं। बिकॉज एस जो फेज है, एस स्टैंड फॉर सिंथेसिस फेज, और इसमें जो सिंथेसिस होती है वो किसके होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए सिंथेसाइज होता है। दैट मीन्स डीएनए सिंथेसिस होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो अगर हम बात करें सेल साइकिल के अंदर जो रेप्लिकेशन है, डीएनए का जो डुप्लीकेशन है, रेप्लिकेशन है, वो किस फेज के अंदर कंप्लीट होता है, आपके एस फेज के अंदर क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। तो एस स्टैंड फॉर सिंथेसिस फेज, और इस सिंथेसिस फेज के अंदर क्या होता है आपका डीएनए सिंथेसिस होता है। और इससे पहले क्या प्रेजेंट होता है आपका G1 फेज प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई गैप वन जो फेज है इज आल्सो नोन एज प्री डीएनए सिंथेटिक फेज। इसको हम प्री डीएनए सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। while G2 स्टैंड फॉर गैप टू फेज, और आपका अकर्स होता है आफ्टर द डीएनए सिंथेसिस। दैट्स व्हाई G2 फेज को हम किस नाम से जानते हैं, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। तीन आपके फेज के अंदर कंप्लीट होता है, G1, S एंड G2 फेज के अंदर। तो आपका ये जो फेजेज है आपको इनका पता होना चाहिए कि कब कौन सा आएगा। आपको कई बार पूछता है आपके ऑर्डर के अंदर इनको आपको अरेंज करना है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा आपका G1 फेज, देन सेल साइकिल एंटर करेगी एस फेज के अंदर। आफ्टर दी एस फेज क्या आएगा आपका G2 फेज आएगा। तो G1 S G2, देन आपका लास्ट में क्या आएगा आपका M फेज आएगा। तो G1 S फेज में जाएगी, S G2 फेज के अंदर जाएगा, और G2 क्या होगा आपका M फेज के अंदर जाएगा। ये नहीं कि आपकी G1 स्टेज आपकी डायरेक्ट G2 में चल जाएगी, या फिर G1 आपकी M में चली जाएगी, या फिर G1 आपकी डायरेक्ट M के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो आपके सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है। सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, आपकी सेल क्या करता है, आपकी डिवाइड करती है, और इन्हीं सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। तो फर्स्ट G1 फेज होगा, देन S फेज होगा, देन G2 होगा, देन M होगा। तो आपको इनकी सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो आपका फर्स्ट जो फेज है G1 फेज है, प्रीपरेटरी फेज होता है, जिसके अंदर आपका जो रिक्वायरमेंट होती है डीएनए रेप्लिकेशंस की, दैट मींस एंजाइम्स है, आरएनए, उनकी सिंथेसिस होती है G1 फेज के अंदर। देन जो सेल्स है वो क्या करती है, एंटर करती है एस फेज के अंदर, जहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है। देन एस फेज के बाद जो सेल्स है वो कहाँ पे एंटर करते हैं, आपकी G2 फेज के अंदर एंटर करती है। तो आपका जो इंटरफेज होता है ये आपका 95% जो टाइम होता है आपके सेल साइकिल का, इट टेक्स इंटरफेज। दैट मींस अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें तो ह्यूमन सेल्स के अंदर क्या होता है, आपके 24 आवर्स के साइकिल होते हैं। तो इसमें 95% दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 23 जो आवर्स है वो आपके इंटरफेज क्या करता है, आपका कंटेन करता है। तो 95% जो टाइम है वो कंज्यूम करता है इंटरफेज। देन जो साइकिल्स है वो किसमें एंटर करती है, आपके एम फेज के अंदर क्या करते हैं, आपकी एंटर करते हैं। तो ये जो एम फेज है ये आपका फर्दर डिवाइडेड है आपके 4 फेज के अंदर, जिसमें से फर्स्ट जो फेज है उसको हम बोलते हैं प्रोफेज, सेकंड जो फेज है उसको हम बोलते हैं मेटाफेज, थर्ड जो फेज है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफेज, एंड फोर्थ जो फेज है उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोफेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपका एम फेज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेज, प्रो, मेटा, एना एंड टीलोफेज। तो इनको भी आपको सीक्वेंस में याद रखना है। पहले आपका प्रोफेज आएगा, देन सेल किसमें एंटर करेगी, मेटाफेज के अंदर, देन आपके एनाफेज के अंदर, देन टीलोफेज के अंदर, एंड लास्ट आपका सेल क्या होगा, आपका जो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, आपका डिवाइड होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो आपका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, आपका डिवाइड होगा इन साइटोकाइनेसिस फेज के अंदर। तो आपके 4 फेज है, प्रो, मेटा, एना एंड टीलो। तो इनको याद रखने की आपको याद रखना है PMAT। पहले आपका नीट से पहले क्या होता था, PMT का टेस्ट होता था, तो इसमें PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज। आपको सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि सेल साइकिल जो होती है वो कैसे होता है, आपका
सिक्वेंशियल प्रोसेस होता है। सीक्वेंस के अंदर क्या होता है आपका सेल डिवाइड करते हैं। ये नहीं कि इसी तरह से आपका प्रोफेज डायरेक्ट एना में चेंज हो जाएगा या टीलो में चेंज हो जाएगा। प्रो पहले मेटाफेज के अंदर एंट्री करेगा, देन एनाफेज के अंदर, देन टीलोफेज के अंदर, और एट लास्ट जो सेल्स है वो क्या होगी आपकी डिवाइड होगी बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। बट इसके अंदर एक और फेज होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम रेस्टिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। जी नोट जो स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज, जिसमें क्या है आपकी सेल डिवाइड ना करे। एक बार डिवाइड करने के बाद वो क्या होता है आपकी मैच्योर होने के बाद वो फर्दर सेल डिवीजन के प्रोसेस में अंडरगो ना करे, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी नोट क्या है, रेस्टिंग स्टेज है जब कोई सेल डिवीजन के प्रोसेस से क्या करते हैं आपके एक्सेप्ट कर जाए आपके उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं जी नोट फेज बोलते हैं। अब इस जी नोट फेज के अंदर क्या होता है आपकी जो सेल्स है वो क्या करती है डिवीजन शो नहीं करती। जैसे बहुत सारी सेल्स है जो डिवीजन शो नहीं करती। जैसे अगर हम बात करें आपकी नर्व जो सेल्स है वो आपकी आफ्टर दी मैचुरेशन कभी भी डिवाइड नहीं करती। हम नेफ्रॉन्स की बात करें तो वो भी कैसे होता है आपका रेस्टिंग स्टेज के अंदर होता है। तो एग्जांपल है जैसे अगर हम नेफ्रॉन सेल की बात करें, ठीक है, तो नेफ्रॉन जो सेल्स है वो कैसे होता है आपकी टर्मिनल डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है, डज नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। इसी वजह से अगर इन नेफ्रॉन सेल्स के अंदर कोई भी डैमेज होता है तो वो कैसा होता है आपका परमानेंट डैमेज होता है। इसी वजह से अगर नेफ्रॉन सेल्स डैमेज होते हैं तो उसमें किडनी क्या हो जाती है आपकी डैमेज हो जाती है। तो उस टाइम में हम क्या करते हैं किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं, बिकॉज नेफ्रॉन जो सेल्स है वो कैसे होता है आपकी टर्मिनल डिफरेंशिएटेड होती है, टर्मिनल डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। ठीक है, फर्दर इनके अंदर सेल डिवीजन अकर नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी नोट फेज, जिसको हम रेस्टिंग स्टेज या फिर उसको हम क्वाइसेंट फेज के नाम से जानते हैं, क्वाइसेंट फेज के नाम से जानते हैं। तो आपका जो जी नोट है ऑल्सो नोन एज क्वाइसेंट फेज और आपका रेस्टिंग स्टेज के नाम से क्या करते हैं हम जानते हैं। तो इन फेज के बारे में उसमें क्या आपके चेंजेस अगर होते हैं इनके सीक्वेंस के बारे में आपको बताना चाहिए। तो मल्टीपल टाइम्स आपके अरेंज करना आता है सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं हम इंटरफेज की बात करते हैं। तो आपका जो इंटरफेज है ये आपका अकर्स होता है बिटवीन दी टू सक्सेसिव एम फेज। मान लो आपका इंटरफेज है, देन आपका एम फेज होगा, ठीक है, देन फिर क्या होगा आपका इंटरफेज होगा, देन आपका क्या होगा एम फेज होगा। तो आपका जो इंटरफेज है ये आपकी दो सक्सेसिव जो आपके एम फेज है उसके बिटवीन क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। दो एम फेज के बीच में क्या प्रेजेंट होता है आपका इंटरफेज प्रेजेंट होता है। और इस इंटरफेज के अंदर क्या होता है सेल ग्रो इन दी साइज, जिसमें सेल्स क्या करते हैं मान लो आपकी कोई भी सेल्स है अंडरगो द प्रोसेस ऑफ इंटरफेज, तो इसके अंदर जो सेल्स है अपने साइज को क्या करती है इंक्रीज करती है, प्रिपेयर करती है इटसेल्फ फॉर दी नेक्स्ट डिवीजन, दोबारा से डिवाइड होने के लिए क्या करती है अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। इंटरफेज जो होता है ये कैसा होता है आपका मोस्ट एक्टिव फेज होता है सेल साइकिल्स का। इसके अलावा इट लास्ट मोर देन 95%, 95 जो परसेंट है कंज्यूम करता है आपका इंटरफेज। ठीक है, तो 95 जो ड्यूरेशन होते हैं सेल साइकिल्स की वो आपके लास्ट मोर देन 95%। तो इसके अंदर क्या होता है इंटरफेज के अंदर आपके सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक चेंजेस अगर होते हैं, और इन सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक चेंजेस अगर होने के कारण जो चेंजेस है ठीक है आपके इंटरफेज के अंदर होते हैं। बट ये जो चेंजेस है ये मेटाबॉलिक जो चेंजेस है डज नॉट सीन अंडर माइक्रोस्कोप। इन चेंजेस को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख नहीं सकते। दैट्स व्हाई इंटर जो फेज है इसको हम क्या बोलते हैं रेस्टिंग फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं रेस्टिंग फेज के नाम से जानते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो मेटाबॉलिक जो चेंज है उनको हम अंडर द माइक्रोस्कोप विजिबल नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई नोन एज रेस्टिंग फेज। इसके अलावा जो आपके एक साइंटिस्ट है होवर्ड एंड, आपको साइंटिस्ट का नाम रखना है कि साइंटिस्ट ने आपका जो इंटरफेज है इसको क्लासिफाई किया था 3 सब क्लासेस के अंदर। अभी हमने पहले देखा G1, S एंड G2 फेज। G1 को हम गैप 1 या फिर प्री डीएनए सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं, ऐसा आपका सिंथेटिक फेज होता है जिसको हम डीएनए सिंथेटिक फेज। और G2 को हम क्या बोलते हैं गैप 2 या फिर पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज, या फिर इसको हम प्री माइटोसिस फेज के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपका जो आई इंटरफेज है इसके अंदर क्या होता है लास्ट जो फेज है वो कौन सा है G2 फेज है, इसके बाद क्या होगा आपका एम फेज आएगा। तो आपका प्री माइटोसिस फेज के नाम से भी जानते हैं हम G2 फेज, क्योंकि आपके एम जो फेज है उससे क्या होता है आपका
अर्ली प्रेजेंट होता है, अर्लियर प्रेजेंट होता है, इससे पहले प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, प्री माइटोसिस फेज के नाम से कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जीवन फेज की बात करें, तो जीवन जो फेज है इसके अंदर क्या होता है, जो इंटरवल होता है बिटवीन दी एम फेज एंड इनिशिएशन ऑफ दी डीएनए रेप्लिकेशन। तो जी फेज आपका प्रेजेंट होता है आपकी एम फेज, और आपका इनिशिएशन जो होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन, दैट मींस एस फेज के बीच में क्या प्रेजेंट होता है आपका जीवन फेज प्रेजेंट होता है। तो जीवन की लोकेशन क्या आता है, बिटवीन दी एम फेज एंड एस फेज। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि आपको अगर वो चार्ट प्रेजेंट है, वो सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो आप उनकी डेफिनेशन को, और डायरेक्टली आपकी ये स्टेटमेंट मिलेगी, आपसे पूछा जाएगा कि सेल किस फेज के अंदर है। मान लो पूछा कि सेल्स आपकी प्रेजेंट है बिटवीन दी माइटोसिस एंड इनिशियल डीएनए सिंथेसिस, तो आपसे पूछेगा किस फेज के अंदर प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होगा आपका जीवन फेज के अंदर प्रेजेंट होगा। तो आपको याद रखना है जीवन, देन आपका क्या आएगा, आपका एस फेज आएगा, देन जी2 आएगा, देन एम आएगा, देन फिर से सेल्स क्या होगी आपकी जीवन फेज के अंदर जाएगी, देन एस के अंदर जाएगी, देन जी2 के अंदर जाएगी। तो आपका जो जीवन जो फेज है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके एम और एस फेज के बिटवीन में क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इस एम फेज के अंदर भी क्या होता है, आपकी 4 फेज प्रेजेंट होती है, आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो आपको इन सीक्वेंस के बेसिस पे भी आपको बताना चाहिए कि कब कौन सी सीक्वेंस क्या होगी आपकी अकर्स होगी। तो ड्यूरिंग दी जीवन फेज जो सेल्स है वो क्या होती है आपकी मेटाबॉलिक एक्टिव होती है और कंटिन्यूसली क्या करती है अपने आप को ग्रो करती है। और जीवन फेज के अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ जो सेल ऑर्गेनिज है वो अपने साइज को क्या करते हैं, इंक्रीज करती है। सेल रैपिडली सिंथेसाइज करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करती है। तो जीवन फेज के अंदर क्या होता है, आपके आरएनए की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनेज है वो अपने साइज को, अपने नंबर्स को क्या करते हैं आपका इंक्रीज करते हैं, जिनके कारण जो सेल का जो साइज है वो रैपिडली क्या होता है आपका इंक्रीज। जी फेज के अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ जो सेल ऑर्गेनेज है अपने इंक्रीज करती है सेल्स के अंदर, सेल्स अपने ऑर्गेनेज को नंबर्स को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, और सेल क्या करते हैं रैपिडली सिंथेसाइज करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन को क्या करते हैं सिंथेसाइज करते हैं। बिकॉज आरएनए और जो प्रोटीन है वो आपके रिक्वायर्ड होते हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए। तो डीएनए सिंथेसिस के लिए जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी सिंथेसाइज होती है जीवन फेज के अंदर। तो ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स की अवेबिलिटी होने के कारण जो सिंथेसिस होती है न्यू प्रोटोप्लाज्म के अंदर, देन आपकी जो सेल्स है वो टेक्स प्लेस इन दी स्टार्ट करती है, ग्रो करना स्टार्ट करती है, और जो मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है सेल्स की वर्कर्स होती है इंटरफेज के जीवन फेज के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम साइज क्या होता है आपका अटेन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जो फेज है इंटरफेज का, दैट इज एस फेज। तो एस फेज स्टैंड फॉर सिंथेटिक फेज। तो एस फेज के अंदर क्या होता है, आपकी डीएनए की सिंथेसिस होती है। इन दी एस फेज रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ स्टोन प्रोटीन्स टेक प्लेस। तो एस फेज के अंदर आपका डीएनए, न्यूक्लियर जो डीएनए है वो क्या होता है आपका रेप्लिकेट करता है। तो डीएनए जैसे कि हमने बताया था मे बी आपके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, मे बी आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, मे बी ऑर्गेनली प्रेजेंट हो सकता है, जिसको हम ऑर्गेनल जीनोम के नाम से जानते हैं। अगर न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट है तो उसको हम न्यूक्लियर डीएनए के नाम से जानते हैं। तो एस फेज के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो कौन सा रेप्लिकेट करता है, आपका न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट करता है। वाइल अगर हम साइटोप्लाज्मिक डीएनए की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक जो डीएनए है वो एनी स्टेज ऑफ सेल साइकिल के किसी भी स्टेज के अंदर क्या कर सकता है, आपका रेप्लिकेट कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि ड्यूरिंग दी एस फेज न्यूक्लियर जो डीएनए वो क्या करता है आपका रेप्लिकेट करता है। साइटोप्लाज्मिक जो डीएनए में भी रेप्लिकेट एनी स्टेज ऑफ सेल साइकिल, वो किसी भी फेज के अंदर क्या कर सकता है आपका रेप्लिकेट कर सकता है, जीवन में एम फेज में आपके किसी भी फेज में क्या कर सकता है रेप्लिकेट करता है। तो ड्यूरिंग दी एस फेज आपका जो न्यूक्लियर डीएनए वो रेप्लिकेट करता है, जिसके कारण जो अमाउंट है डीएनए की पर सेल्स के अंदर वो क्या हो जाती है आपकी डबल हो जाती है इन दी क्रोमोजोम नंबर। क्रोमोजोम नंबर के अंदर क्या होती है, डीएनए की अमाउंट इंक्रीज होती है। जैसे अगर हम बात करें इनिशियल जो अमाउंट हो मान लो डीएनए की, उसको हम डिनोट करेंगे 2C से, C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी अमाउंट ऑफ डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आफ्टर दी एस फेज अब ये जो आपका डीएनए की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी आपकी डबल हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 4C, बिकॉज जो अमाउंट है वो आपके एस फेज के अंदर डीएनए की वो क्या हो जाती है आपकी डबल्स हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि आपका जो डीएनए की जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है आपकी डबल्स हो जाती है ड्यूरिंग दी एस फेज,
बिकॉज इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर डीएनए क्या करता है, आपका रेप्लिकेट करता है। इसी के अंदर एक और स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। एस फेज के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज होता है, ना कि क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होते हैं। मान लो सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या है, आपके 2n कंडीशंस है, तो आपके रिमेन सेम, आपके क्या होगी 2n ही कंडीशंस होगी। तो यहाँ पे आपको C और N के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो C रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइल N रिप्रेजेंट कर रहा है आपके क्रोमोसोम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रोमोसोम्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम N से रिप्रेजेंट करें तो N क्या करता है, हैप्लोइड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, 2n डिप्लॉइड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, 3n डिप्लॉइड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, 4n आपके टेट्राप्लॉइड को रिप्रेजेंट करता है, एंड सो ऑन। तो आपके क्रोमोसोम्स नंबर क्या होता है, आपके रिमेन सेम रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर मान लो ह्यूमन सेल्स की बात करें, तो ह्यूमन सेल्स के अंदर कितने आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम्स होता है। तो आफ्टर दी एस फेज जो सेल्स के जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो आपके रिमेन सेम रहेंगे, 23 पेयर्स रहेंगे। बट अगर हम कंटेंट की बात करें, डीएनए कंटेंट की बात करें, यहाँ पे मान लो आपकी 2C कंडीशन प्रेजेंट थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके 4C कंडीशन होगी, क्या होगा आपका डबल हो जाएगी। मान लो यहाँ पे आपके 3C है, तो यहाँ पे क्या होंगे आपके 6C कंडीशन होगी। यहाँ पे मान लो आपकी 8C है, तो यहाँ पे क्या होगी आपकी 16C कंडीशन होगी। यहाँ पे मान लो अदर सेल्स है, मान लो यहाँ पे आपके 8 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी कितने होंगे आपके 8 ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो दोनों स्टेटमेंट को आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग दी एस फेज जो आपके क्रोमोसोम्स नंबर है वो आपके क्या होते हैं, रिमेन सेम रहते हैं, कोई इंक्रीज नहीं होता। वाइल क्रोमोजोम सॉरी आपकी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए की जो अमाउंट है वो क्या रहती है, आपकी डबल्स हो जाती है, ठीक है। तो एस फेज का अगर हम बात करें तो एस फेज मार्क्स दी फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होता है और डीएनए क्या करता है, आपका रेप्लिकेट करता है, जिसके कारण डीएनए जो कंटेंट है क्रोमोसोम्स का वो क्या जाता है, बिकम डबल्स हो जाता है, ठीक है। तो इन एनिमल सेल्स की बात करें ड्यूरिंग द एस फेज, डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो बिगिंस होता है इन द न्यूक्लियस, एंड सेंट्रियोल जो है वो आपके डुप्लीकेट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, आपका अकर होता है। एस फेज के अंदर क्या होता है, आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, कहां पे, इनसाइड द न्यूक्लियस स्टार्ट होता है, क्योंकि न्यूक्लियर डीएनए क्या करता है, आपका रेप्लिकेट करता है। बट जो सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन है वो कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां पे होता है, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, अकर होता है। नेक्स्ट जो फेज है दैट इज G2 फेज। G2 फेज की बात करें तो आपका गैप 2 की फेज की बात करें, पोस्ट रेप्लिकेशन फेज की बात करें, तो आपका एक्चुअल जो प्रिपरेशन जो फेज होता है, फाइनल जो प्रिपरेशन जो फेज होता है वो कौन सा होता है, आपका G2 फेज होता है। जैसे आपका फाइनल प्रिपरेशन होगा तो आपकी जो सेल्स है अंडरगो दी एम फेज, वो किसमें जाएगी, आपकी एम फेज के अंदर क्या होगी, आपकी एंटर करेगी। तो इस G2 फेज के अंदर क्या होता है, आपके स्पेशल मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं एम फेज के अंदर अंडरगो होने के लिए। दैट्स व्हाई G2 फेज के अंदर क्या होते हैं, आपके डिफरेंट स्पेशल मटेरियल्स की क्या होते हैं, आपकी सिंथेसिस होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ट्यूबुलिन जो प्रोटीन्स है वो आपकी रिक्वायर्ड होती है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। जो स्पिंडल जो फाइबर है उनको फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, आपकी ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जब हमने आपके माइक्रोफिलामेंट्स पढ़े थे, आपके जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि आपकी जो ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है उसका फंक्शन क्या होता है, वो स्पिंडल फाइबर्स की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो G2 फेज के अंदर आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन है, स्पेशल जो आपकी जो मेटेरियल्स है जो रिक्वायर्ड होते हैं एम फेज के लिए, डिविजन के लिए, आपके एक्चुअल डिविजन के लिए, वो सब फॉर्म होता है आपके G2 फेज के अंदर क्या होता है, आपके फॉर्म होते हैं। दैट्स व्हाई G2 फेज को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल प्रीपरेटरी फेज या फिर फाइनल प्रीपरेटरी फेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो फेज है दैट इज G2 फेज, ये उन्हीं सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है जिसमें जो सेल्स है आफ्टर दी डिवीजन आपके क्या हो जाए, आपके डज नॉट अंडरगो अगेन सेल डिवीजन, आपके सेल डिवीजन के प्रोसेस में दोबारा एंटर ना करे, तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, जी नोट फेज के नाम से जानते हैं। इसको हम इनएक्टिव स्टेज और आपके क्वाइसेंट स्टेज के नाम से जानते हो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बताना चाहिए
कि जी नोट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब सेल्स क्या के आपके आफ्टर दी सेल डिविजन फिर से सेल डिवीजन के प्रोसेस में आपके एंटर ना करें, ठीक है, एग्जिट हो जाए, तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, जी नोट बोलते हैं। तो सम सेल्स होती है अडल्ट एनिमल्स के अंदर डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिविजन, तो आपके डिविजन के अंदर क्या होते हैं, आपकी एंटर नहीं होते। जैसे अगर हम बात करें हार्ट सेल्स की बात करें, हार्ट सेल्स के अंदर फिर से डिविजन नहीं होता। इसके अलावा जैसे हमने नेफ्रॉन की बात की थी, नेफ्रॉन भी कैसे होता है आपका, टर्मिनल डिफरेंशिएटेड होता है। इसके अलावा नर्व सेल्स की बात करें तो ये भी कैसे होते हैं, आपकी टर्मिनल डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। तो ये आपकी अंडरगो दी जी नोट फेज के अंदर चल जाती है। इनके अंदर फर्दर क्या होता है, सेल डिविजन्स अकर नहीं होता। या फिर मे बी क्या होती है आपकी सेल डिविजन्स ओकेजनली क्या होता है आपका अकर्स होता है, जब नीडेड होती है, जब जरूर होती है आपके सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। जैसे आपका कोई भी सेल्स आपकी लॉस्ट हो जाए बाय इंजरी और सेल डेथ, उस टाइम जो सेल्स है वो क्या करती है, फिर से क्या करते हैं, आपका डिवीजन होकर स्टार्ट करते हैं। तो जो जी नोट जो स्टेज है ये आपकी सेल डिवीजन के प्रोसेस से क्या हो जाती है, आपकी एग्जिट हो जाती है। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, जी नोट फेज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो आपकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो रिमेन आपकी एक्टिव रहती है, नहीं कि आपका इनएक्टिव फेज है तो इसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर नहीं होगी, बट सेल डिवीजन सब्सटेंट होगा, बट जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो क्या होगी, आपकी अकर्स होती है इन जी नोट फेज। बट इसके अंदर जो डिविजन है, प्रोलिफरेशन है, वो क्या होता है, आपका अपसेंट होता है, ठीक है। बट जब भी डिपेंडेंट आपकी कंडीशंस होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ये सेल फिर से क्या कर सकते हैं, आपकी डिवाइड कर सकते हैं। बट कुछ सेल्स है जो परमानेंटली क्या होती है, आपकी डिवीजन के फेज से एग्जिस्ट हो जाती है, जिनको हम बोलते हैं टर्मिनल डिफरेंशिएटेड सेल। तो दो टाइप की सेल्स होती है जीनोट के अंदर, एक होती है आपकी क्वाइसेंट सेल्स और दूसरी होती है आपकी टर्मिनल डिफरेंशिएटेड सेल्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ TDC। तो आपकी जो नर्व सेल्स है वो कैसे होता है, आपकी टर्मिनल नेफ्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, टर्मिनल डिफरेंशिएटेड क्या होती है, आपकी सेल्स होती है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट आपका इंटरफेज, ठीक है, जिसके अंदर हमने आपके जीवन फेज को डिस्कस किया। फर्स्ट आपका जीवन, देन जीवन कंप्लीट होने के बाद जो सेल साइकिल्स है वो आपकी एंटर करती है आपके एस फेज के अंदर। देन एस फेज के बाद जो सेल साइकिल्स है वो आपकी एंटर करती है एम फेज के अंदर, सॉरी आपकी G2 फेज के अंदर एंटर करती है। देन आपके एम फेज के अंदर एंटर करती है, और एम फेज के अंदर की भी क्या होता है, आपके 4 क्या होते हैं, आपकी स्टेजेस अकर होती है। फर्स्ट जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, ठीक है। देन क्या होता है आपका टीलोफेज। तो आपको PMT याद रखना है, बीच में एक ए आपको करना है, ऐड करना है। तो पहले PMT का पेपर होता है, PMAT से आपको याद रखना है। अब जैसे आपका टीलोफेज होगा, एम फेज कंप्लीट होगा, देन फिर से क्या होगा, आपका आई फेज स्टार्ट होगा, इंटरफेज स्टार्ट होगा, और इंटरफेज का फर्स्ट जो स्टेप होता है आपका G1, देन S2, देन फिर से जो सेल्स के जो स्टेप्स है, फेज है, वो क्या होंगे आपके फिर से रिपीट होंगे। तो आपको ये वाला जो एक बार आपको बना लेना है, और इसी के बेसिस पे आपकी स्टेटमेंट होगी, और आपसे पूछा जाएगा कि सेल साइकिल का कौन सा फेज है, या फिर आपसे करेक्ट ऑर्डर पूछा जाएगा आपके सेल डिवीजन का, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है, G1, S, G2, एम फेज, एम में भी आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अगर हम बात करें आपके G1 फेज की बात करें, ठीक है, तो G1 फेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके एम फेज और एस फेज के बीच में प्रेजेंट होता है। वाइल एस फेज की बात करें तो आपका प्रेजेंट होता है G1 एंड G2 फेज के बीच में प्रेजेंट होता है। G2 फेज की बात करें तो G2 फेज आपका प्रेजेंट होता है M और आपके एस फेज के बीच में क्या होता है, आपका G2 फेज प्रेजेंट होता है। वाइल एम फेज की बात करें तो आपका एम फेज प्रेजेंट होता है G2 और G1 फेज के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें आपके जीवन की बात करें तो आपका जीवन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके एस और एम फेज के बीच में प्रेजेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं आपके टीलोफेज और आपके एस फेज के बीच में क्या होता है, आपका जीवन फेज क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। तो कंडीशंस किसी भी तरह से चेंज की जा सकती है, आपको करेक्ट ऑर्डर क्या जाए आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट फेज, दैट इज इंटरफेज।